Hi everyone, welcome back to A Smart Academy. So, we left with the question that are all NPAs stressed assets or only stressed assets are NPA, right? So, the answer is all the NPAs are part of stressed assets. Stressed assets are superset while NPAs are subset. What does it mean? It mean जो आपके NPA हैं वो आपका सबसेट है। सबसेट क्या होता है कि एनपीए तो आपके सारे स्ट्रेस्ड एसेट्स में ही आएंगे, बट कोई ये जरूरी नहीं है कि सारे स्ट्रेस्ड एसेट्स आपके पास एनपीए ही हो, क्योंकि स्ट्रेस्ड एसेट्स में आपके पास एनपीए के साथ साथ दो तीन चीजें और आती हैं जिनके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले I hope you have already subscribed to the channel. If not so, please do subscribe to the channel and like the video. Jumping on the topic, what are stressed assets? कितने तरह के होते हैं और इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आपकी आती हैं? एक तो इसमें आता है आपका सम ऑफ एनपीए, जितना भी आपका एनपीए है। रिस्ट्रक्चर्ड एनपीए, जिसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर बैंकिंग और इंटरव्यूज और एज वेल एज फॉर यूपीएससी, राइट? एंड राइट ऑफ। सबसे पहले तो हमें समझना है व्हाट आर स्ट्रेस्ड एसेट्स, कि स्ट्रेस्ड एसेट्स आपके होते क्या हैं। स्ट्रेस्ड एसेट्स आपके वो चीज होते हैं जो आपके स्ट्रेस के रूप में रहते हैं, किसमें? पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। ठीक है, जो आपका स्ट्रेस होते हैं पब्लिक सेक्टर्स बैंक में, उन्हें कहते हैं हम स्ट्रेस्ड एसेट्स। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? एक तो सम ऑफ एनपीए, जितना भी आपका एक बैंक का एनपीए जनरेट होता है वो आपका स्ट्रेस रहता है पब्लिक सेक्टर बैंक को, एज वी नो। ठीक है, दूसरे आपके आते हैं रिस्ट्रक्चर्ड एनपीए। रिस्ट्रक्चर एनपीए आपके स्ट्रेस एसेट्स में क्यों आएंगे? देखो, रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा ना पिछली वीडियो में। नहीं देखिए तो देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं जिसकी बेस पे ये आपकी पूरी वीडियो रहेगी। तो स्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, आपका इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाता है ताकि जो एबल नहीं है पूरा अमाउंट पे करने के लिए उसको थोड़ी सी छूट दी जाए। इससे बेनिफिट होता है बैंक को। क्या बेनिफिट होता है? पहले उसका जीरो अमाउंट उस पर्सन से मिल रहा था जिसको उसने बैंक ने दे रखा है, लेकिन अब क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं वो, टाइम पीरियड इसमें इंक्रीज कर देते हैं वो, ताकि आपका कुछ तो अमाउंट वो वापस कर पाए। ठीक है, डिस्पाइट इंटरेस्ट रेट और टाइम ऑफ पीरियड। ठीक है, तो इससे आपका बेनिफिट रहता है बैंक को कि पहले आपका जीरो अमाउंट वहां से वापस हो रहा था, लेकिन अब कुछ तो आपका वापस जा रहा है, लेट ही सही, विद लो इंटरेस्ट रेट के साथ ही सही। ठीक है, एक होता है आपका राइट ऑफ, जिसकी बात हमने एनपीए की जो है, जब हम इसके बारे में पूरा डिटेल में डेफिनेशन कर रहे थे तब पढ़ लिया है हमने कि राइट ऑफ कब होता है, जब वो लॉस बन जाता है, बैलेंस शीट से निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो वो भी आपका क्या रहता है, स्ट्रेस रहता है, किसको? पब्लिक सेक्टर बैंक को। तो ये तीन चीजें आपकी स्ट्रेस एसेट्स में आती हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपसे जब भी इंटरव्यू या फिर आपका कहीं पे ही कोई आपसे पूछे कि स्ट्रेस्ड एसेट्स में कौन कौन सी चीजें आती है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एनपीए नहीं कहना है, आपको रिस्ट्रक्चर्ड एनपीए कहना है, राइट ऑफ भी कहना है सम ऑफ एनपीए के साथ साथ। ठीक है, ये थी आपकी डेफिनेशन कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। अब हमको देखना है कि रिस्ट्रक्चरिंग होती क्या है, वो तो हमने पढ़ लिया, लेकिन कितनी तरह की होती है वो भी हमने देखना है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर, एज आई सेड, यूपीएससी एंड बैंक, राइट? सीडीआर तीन तरह की होती है, सीडीआर, एसडीआर, S4A। ठीक है, सीडीआर का मतलब होता है कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग, डी एसडीआर का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग, S4A का मतलब होता है स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। ठीक है, चार एस हैं ये, तभी इसको S4A कहा जाता है। ठीक है, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग की। इसमें आपका क्या रहता है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है जो ये रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं ना एनपीए की, ये आपका सबसे एक्सीलेंट टूल इसको माना जाता है आपका
पैसे वापस लाने का बैंक के लिए, ठीक है, जिसकी ओनली उस केस में जिसके पास एबिलिटी नहीं है, ठीक है, जिसमें एबिलिटी प्रॉब्लम आती है, जहां आपकी विल की प्रॉब्लम आ गई, विलनेस की प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, विलिंग की प्रॉब्लम आ गई, जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि एनपीए किन किन वजह से जनरेट होता है, दो आपके कारण थे, ठीक है, एक था एबिलिटी बेस्ड, एक था विलिंगनेस पे, ठीक है। तो अगर तो विल वाले आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर एबिलिटी वाला इशू है तब आपका इसको यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग को एक्सीलेंट मेथड माना जाता है, ठीक है, इसीलिए इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है आपकी सीडीआर की, ठीक है। सीडीआर में क्या होता है आपका, सीडीआर में आपकी एक ही चीज होती है, कंसेशन, कंसेशन दिया जाता है, क्या दिया जाता है, कंसेशन, ठीक है। अब कैसे करता है ये काम, देखो, मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई इंसान है, वो आपका पूरा का पूरा डेट नहीं चुका सकता है, तो उसके लिए क्या कर देगा, उसके लिए होती है रीस्ट्रक्चरिंग। कैसे होती है ये, आपका जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, जो नॉर्मल मेथड है हमारा, उसको डिक्रीज कर देंगे और टाइम ऑफ पीरियड जो है बढ़ा देंगे, कि आप 1 साल के बजाय 2 साल में दे दो, 10% इंटरेस्ट देने के बजाय आप 5% ही उसको वापस कर दो, ठीक है। इस तरह से आपका एनपीए रिकवरी ये माना जाता है, जिसमें आपका रीस्ट्रक्चरिंग में सीडीआर इस तरह से काम करता है, इसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग। अब बात आती है एसडीआर और एस4ए की, ठीक है। इन दोनों चीजों में क्या होता है आपका, डेट भी होता है, इक्विटी और शेयर्स भी होते हैं, ठीक है। इसको दो पार्ट्स में इन दोनों को ही डिवाइड करा गया है, डेट और इक्विटी या फिर शेयर्स। अब इसमें क्या होता है, देखो, जो तो है आपका डेट वाला स्ट्रक्चर, इसमें आपका वैसे ही होता है जैसे हमने अभी तक रीस्ट्रक्चरिंग पढ़ रखी है, जैसे सीडीआर में भी आपका हुआ, ठीक है। सीडीआर आपका सिर्फ और सिर्फ जैसे इसमें डेट की बात हो रही है, वही वाला सिस्टम इसमें चलता है, कंसेशन का, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कंसेशन, क्या कहते हैं उसको, कंसेशन, ठीक है। क्या होता है, वही इंटरेस्ट रेट आपका कम कर दिया जाएगा, टाइम ऑफ पीरियड आपका इंक्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है, कि ज्यादा टाइम ऑफ पीरियड में आप चुका लो इंटरेस्ट रेट कम देके। लेकिन इसमें इक्विटी और शेयर्स की बात भी आती है। अब इसमें क्या होता है आपका, देखो, मैनेजमेंट हमारा बेसिक, हमने बताया पिछली वीडियो में, बेसिक रोल जो है मैनेजमेंट प्ले करता है, ठीक है। तो माना जाता है कि जो भी फॉल्ट्स आते हैं ना, जैसे एनपीए वगैरह हो गया, ठीक है, स्ट्रेस एसेट्स हो गए, तो ये फॉल्ट मैनेजमेंट की वजह से ही आता है, ठीक है। तो कंपनीज क्या करती है या फिर बैंक्स क्या करते हैं, ठीक है, जो भी कंपनी आपकी एनपीए को आपका ले रही होंगी, ठीक है, जैसे एआरसी वगैरह होती है, वो क्या करती हैं, आपके शेयर्स ले लेती हैं, ठीक है, अपनी हिस्सेदारी शेयर्स में ले लेती है, उस कंपनी का जिसमें एनपीए है उसकी शेयर्स ले लेंगी और उनके पास मैनेजमेंट रोल आ जाता है। मान लीजिएगा आपके पास कोई कंपनी है जिसका एनपीए ज्यादा है, ठीक है, तो उसने ले लिया मान लीजिए 40% शेयर, अभी मैं एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ, उसके बाद ये चेंज हो जाएगा, वो भी मैं बताऊंगी कैसे। मान लीजिए 40% शेयर्स उसने मैनेजमेंट रोल में ले लिए, 40% एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब उस कंपनी का, ठीक है, जिस कंपनी में आपका एनपीए है, मान लो उसको N1 ले लेते हैं, ठीक है, उस कंपनी में जिसपे एनपीए, मैनेजमेंट रोल जिसको मिल रहा है उसको M ले लेते हैं, मतलब कि जो खरीद रही है शेयर्स, ठीक है। तो M कंपनी N1 से शेयर्स ले लेंगी और M को क्या मिल जाएगा, मैनेजमेंट रोल मिल जाएगा N1 में। अब मैनेजमेंट रोल का फायदा क्या होता है, देखो, मैनेजमेंट रोल उसको मिल गया, अब जितनी भी डिसीजन मेकिंग होगी उस कंपनी की, उसमें उसका हिस्सा बहुत रहेगा, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग में इसका रोल होता जाएगा, ठीक है, तो वो उसको भी संभालेगी, ठीक है, उसका स्ट्रक्चरिंग जैसे मर्जी उसने करनी हो वो कर सकेगी, ठीक है। इसमें लॉस भी रहता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या करती है, तो इसमें दो चीजें होती है, ठीक है, एक तो कंसेशन बेस्ड ये होता है, दूसरा होता है शेयर बेस्ड। अब आप कहोगे कि अगर ये दोनों एक ही चीज है तो इसको दो चीजों में डिवाइड क्यों कर रखा है, देखो, इनमें डिफरेंस होता है। अब क्या डिफरेंस होता है, बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है, उसकी हम बात करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, स्ट्रेटेजिक, ठीक है, क्या लिखा है, स्ट्रेटेजिक। अब आपको पता होगा, हमने डिसइन्वेस्टमेंट में डिस्कस किया होगा, ये जो वीडियो है वो देख लेना आप। स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या होता है कि आपका
जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले डिसइन्वेस्टमेंट को ही ले लो। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है? जिसमें आपका 51% से ज्यादा शेयर आपका खरीदती है कोई दूसरी कंपनी, या फिर किसी दूसरी कंपनी के पास मोर देन 51% आपका शेयर जाता है, मतलब कि मेजोरिटी शेयर होल्डर्स आपकी वो कंपनी हो गई, ठीक है, जिसने ये खरीदा, उसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि वहां से आपका मेजोरिटी पार्ट आपका डिसइन्वेस्टमेंट के रूप में जा रहा है, तो उसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। जहां पे भी स्ट्रेटेजिक वर्ड आपका बैंकिंग सेक्टर में या फिर इस सब चीजों में यूज होगा, वहां समझ लेना मेजोरिटी शेयर्स। मेजोरिटी यानी कि 50% से ज्यादा, तो हम 51% लेके चलते हैं, लेकिन इससे आपके ज्यादा और इक्वल टू हो सकते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है आपकी एसडीआर में, स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग। तो इसमें भी क्या होता है, जो आपके ये शेयर्स होते हैं ना, शेयर होल्डिंग की हम बात कर रहे थे कि जो एम कंपनी आपकी N1 में जहां पे आपका एनपीए राइज हुआ है, वहां पे आपका मेजोरिटी शेयर होल्ड करेगी। क्या करेगी? आपका मेजोरिटी आपका शेयर होल्ड करेगी। तो क्या समझा हमने? जब आपकी एसडीआर की बात आती है, तो आपके जो शेयर होंगे वो हमेशा 51% से ज्यादा, इसको मैनेजमेंट रोल आपका रहेगा इसका। ठीक है, 51% से ज्यादा शेयर ये उस कंपनी के अपने पास रखेगी जिसका एनपीए है। एस4ए में क्या होता है? स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स में क्या होता है, इसमें आपका स्ट्रेटेजिक नहीं रहती, लेस देन 51% आपके शेयर रहते हैं एम कंपनी के पास, जो हमने एग्जांपल लिए थे। ठीक है, जो N1 कंपनी है उसके लेस देन 50% शेयर आपके एम के पास रहेंगे इन केस उसका एनपीए होता है। ठीक है, कंसेशन के साथ साथ, ये अलग अलग नहीं है, इसके साथ ये चीजें होती है। ठीक है, तो क्या देखा हमने, कॉर्पोरेट में आपका सिर्फ और सिर्फ कंसेशन होता है, इंटरेस्ट रेट को घटाकर और टाइम पीरियड को बढ़ाकर। इन दोनों में कंसेशन के साथ साथ क्या होता है, शेयर होल्डिंग होती है। ठीक है, एसडीआर में स्ट्रेटेजिक में आपका मोर देन 51 होता है, और एस4ए में आपका लेस देन 51% होता है। अब आपको समझ में आ गई ना बात, जो ये डिसइन्वेस्टमेंट आजकल चल रही है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की बात है की जा रही है, तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब बात आती है रिस्ट्रक्चरिंग की, कि इसके प्रॉफिट और बेनिफिट, इसके बेनिफिट और लॉस इसके क्या है। ठीक है, तो बेनिफिट तो हमने देख लिया कि बैंक्स को जीरो की जगह आपका कुछ तो एनपीए वापस आएगा। ठीक है, कुछ की जगह आपका काफी एनपीए वापस आएगा, तो उसका भी बैंक को बेनिफिट रहता है। अब बात करते हैं इसके लॉस की। ठीक है, लॉस क्या रहता है इसका, बैंक्स क्या करती है, आपका प्रॉफिट अर्न करने के लिए रिस्ट्रक्चरिंग को मिसयूज करती है बड़े पैमाने पे। कैसे करती है देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो, जब आपके पास बैलेंस शीट होती है, ठीक है, बैलेंस शीट होती है बैंक की, एक सबको पता है। ठीक है, उसमें अगर आपका एनपीए मेंशन किया होगा ना, तो जो आपके बोरोअर्स हैं, ठीक है, जो आपके पास बैंक को आते हैं, उनको यूं लगेगा कि इसके पास तो एनपीए ज्यादा है या फिर एनपीए है। ठीक है, तो हम अगर अपना पैसा यहाँ लगाते, क्या पता बाद में कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दे, इसका एनपीए बढ़ जाए, ठीक है, हमको हमारा पैसा वापस ना मिले। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो इन्वेस्ट करने आते हैं बैंक में या फिर कुछ भी करने आते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो यहाँ पे बैंक को प्रॉफिट नहीं हो पाता, यानी कि बैंक का प्रॉफिट क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है, उससे एनपीए आपका अगर ज्यादा भी बढ़ सकता है। तो इस केस में क्या होता है, आरबीआई को प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है इसको, प्रोविजनिंग, यानी कि अलग से पैसा रखना पड़ता है, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। प्रोविजनिंग क्या होती है, ठीक है, उसको देख लेना, मैं फिर से नहीं समझाऊंगी क्योंकि अभी हमको ये भी करना है। ठीक है, तो क्या होता है, आपका प्रोविजनिंग करनी पड़ती है आरबीआई को, उसमें क्या होता है, अलग से पैसे रखने होते हैं, मान लो 10 करोड़। ठीक है, तो बैंक या आरबीआई क्या करती है, उनको बैंक्स को बताती है कि उनको सबसे मिनिमम उनको प्रोविजनिंग करनी होती है बैंक को, ठीक है, ताकि उनका प्रॉफिट बढ़े। जितनी कम, ये ध्यान रखना, जितनी कम आपकी प्रोविजनिंग होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, जितनी कम प्रोविजनिंग होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट रहेगा। ये तो दिख रहा है हमें, क्यों, प्रोविजनिंग एनपीए के केस में होती है, तो जितना कम आपका एनपीए रहेगा उतना ज्यादा बेनिफिट होगा किसको, बैंक को। अब बात आती है, क्या कह रहे थे हम, अर्न प्रॉफिट। ठीक है, तो हमने देखा किस तरह से बैंक प्रॉफिट करते हैं डिपॉजिट्स के थ्रू। ठीक है, जितनी कम प्रोविजनिंग होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो मिसयूज कैसे करते हैं बैंक, क्या करती है, मान लो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है कहीं पे, ठीक है, एनपीए की रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है,
ठीक है, इंटरेस्ट रेट कम दे रहे हैं, तो एक तरह से तो ये लॉस ही हो रहा है ना, क्योंकि आपका पूरा पैसा तो वापस आ नहीं रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट भी कम कर रहे हैं, टाइम पीरियड इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन बैंक क्या करती है, बैंक जो एनपीए शो हो रहा है बैलेंस शीट में उसको हटा देती है, क्योंकि ये कह के कि ये रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है तो ये अब एनपीए नहीं रह गए। ठीक है, तो हमें तो पता है ना कि वहां पे स्ट्रेस है। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है, ठीक है, आपका टाइम पीरियड ज्यादा हो रहा है, पैसे पूरे तो वापस मिल नहीं रहे, थोड़ी सी रकम मिल रही है। ठीक है, तो लॉस तो हो रहा है, लेकिन बैंक क्या करती है, अपनी बैलेंस शीट को क्लीन दिखाने के लिए, ताकि वहां पे कोई भी एनपीए मेंशन ना हो, क्या करती है, ये बोल देती है कि रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है तो एनपीए अब शो नहीं होगा। तो उस वजह से प्रॉफिट ही अर्न करने के लिए हुआ ये सब, ताकि इन्वेस्टर्स आए, आपका इन्वेस्ट करें। ठीक है, सब कुछ होता रहे जैसे होता है। ठीक है, आमतौर पर लोन लेते हैं लोग, उस पर इंटरेस्ट रेट कमाता है बैंक, तो वो वाला सिस्टम चलता रहे, प्रॉफिट बना रहे, इसलिए वो रिस्ट्रक्चरिंग का बहाना लगाकर या रिस्ट्रक्चरिंग करके आपका प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, कौन कमाता है, बैंक कमाता है। अब देखो, जैसे आपका जो रघुराम राजन जी थे वो इसके खिलाफ थे, रिस्ट्रक्चरिंग के वो सख्त खिलाफ थे। तो उनके टाइम में क्या हो गया था, उन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग को कम से कम करने का फैसला किया था। उससे क्या हो रहा था, आपकी बैलेंस शीट पे उनकी एनपी ज्यादा मेंशन हो रहा था। तो सरकार ने क्या कह दिया कि रघुराम राजन जी उनके टाइम ऑफ पीरियड में जब वो गवर्नर थे, आपका एनपीए इंक्रीज हुआ है। ठीक है, लेकिन वो सिस्टम ऐसा नहीं था। वो क्या चीज थी, वो ये चीज थी कि उन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग से मना किया। उन्होंने कहा कि अगर जितनी आप रिस्ट्रक्चरिंग, तो ये लॉस ही हो ना, आप खुद ही बताइए रिस्ट्रक्चरिंग का। हाँ, एक बेनिफिट है कि आपको अगर जीरो पैसा आ रहा है, ठीक है, उसकी जगह कुछ मिल रहा है, बट अगर अच्छे से देखा जाए, क्योंकि जैसे माल्या जैसे जो लोग हैं वो क्या करेंगे, वो जानबूझ के ये चीज करते हैं, वो बैंक को फोर्स कर देते हैं कि हाँ हम तो देंगे सिर्फ 50%, बाकी आप देख लो। ठीक है, तो वैसे नहीं होता है ना, 50% फिर कौन देगा। तो इस तरह से इसका मिसयूज हो रहा था। तो रघुराम राजन जी इसके बिल्कुल खिलाफ थे, इसीलिए उनके केस में क्या हो गया था, जब उनका टाइम ऑफ पीरियड चल रहा था एज अ गवर्नर ऑफ आरबीआई, एनपीए शो होने लगा बैलेंस शीट पे, क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग हो नहीं रही थी। ठीक है, तो फिर इसीलिए उनसे कहा गया कि आपके पीरियड में जो है एनपीए राइज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, एनपीए पहले से चला आ रहा था, लेकिन उन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग के वो खिलाफ थे। ठीक है, ये चीज उस टाइम हुई थी। आरबीआई डू नॉट अलाउ मच रिस्ट्रक्चरिंग, इसीलिए जो है, जो आरबीआई है आपका ज्यादा जो रिस्ट्रक्चरिंग पे फोकस नहीं करती है ना, अलाउ करती है बैंक को। ठीक है, बैंक को अलाउ लिमिटेड जो है रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कहती है, ज्यादा नहीं कर सकती है कोई भी बैंक आपका रिस्ट्रक्चरिंग, क्योंकि इसके लॉस है। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो भी हमने अभी तक पढ़ा, सम डिफॉल्टर्स विल प्रेशर बैंक टू रिस्ट्रक्चरिंग, जैसे हमने अभी माल्या का एग्जांपल ले लिया कि वो बैंक को प्रेशर कर देते हैं रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। ठीक है, कि आप इंटरेस्ट रेट जो है घटा दो, टाइम पीरियड इंक्रीज कर दो, थोड़ा सा पैसा मैं दे दूंगा वापस। ठीक है, बाकी आप अपना देख लीजिए, जैसे भी आपने मनी वापस लानी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, इतना तो लॉस हो गया फिर बैंक को। ठीक है, तो ये आपके रहते हैं इसके जो मिसयूज या फिर इसके लॉस रहते हैं, किसके, एनपीए रिस्ट्रक्चरिंग के। ठीक है, तो क्या देखा हमने, सब कुछ समझ में आ गया ना आपका। ठीक है, मैनेजमेंट में भी इसका रहता है मिसयूज, कई तरह से आपका मिसयूज इसमें रह जाता है। ठीक है, बेनिफिट भी है लेकिन मिसयूज भी काफी ज्यादा है। ठीक है, तो ये था आपका सीडीआर, एसटीआर और S4R के बारे में। ये है हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स प्रैक्टिस मटेरियल के लिए, ये है मॉक डिस्कशन के लिए, ये है आपका इंस्टाग्राम। ठीक है, जैसे जैसे फॉलोअर्स आएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन ऑफ द डे भी बढ़ते जाएंगे, आपको काम भी बहुत कर लेंगे जैसे जैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे। ओके, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको सारी कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।